इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के ड्रामे किंग लियर पर तफसील से बात करेंगे। ये थोड़ा लेंथी प्ले है, इसलिए मैंने इसको 2 वीडियोस में कवर किया है। इस वीडियो में आप इस प्ले के एक्ट 1 और 2 को समझेंगे और दूसरी वीडियो जिसमें इसके एक्ट 3, 4 और 5 की तफसील मौजूद है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा इस ड्रामे की ब्रीफ समरी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये ड्रामा शेक्सपियर की मशहूर 3 ट्रेजेडीज में से एक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक दफ़ा इस पर तबसरा करते हुए कहा था कि कोई शख्स आइंदा कभी भी किंग लियर से बेहतर ट्रेजेडी नहीं लिख सकेगा, जबकि इसके बरक्स लियो टॉल्स्टॉय ने इस ड्रामे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इसके प्लॉट और जुबान पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए। जेफरी ऑफ मॉनमाउथ की किताब हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन में एक बादशाह का तज़किरा मिलता है जो तकरीबन 800 साल कबल मसीह में बरतानिया के इलाके पर हुकूमत करता था। इस ड्रामे की कहानी की बुनियाद उसी बादशाह की ज़िंदगी पर रखी गई है। ये ड्रामा इंसानी रिश्तों और इनके साथ जुड़े हुए जज्बात और दुखों की बेहतरीन अक्कासी करता है। इसे 1606 में पहली मर्तबा परफॉर्म किया गया था और 1608 में इसको पब्लिश कराया गया। आगे बढ़ने से पहले हम इस ड्रामे के अहम किरदारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कहानी बरतानिया के एक बादशाह लियर के गिर्द घूमती है जो इसका मरकजी किरदार है। ये बादशाह थोड़ा खुद पसंद और मगरूर है, अपनी तारीफ सुनना इसे बहुत अच्छा लगता है। अर्ल ऑफ कैंट बादशाह लियर का एक इंतहाई वफादार दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में अपनी दोस्ती निभाता है। ये इस कहानी के बहुत पसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक है। बादशाह लियर की 3 बेटियां हैं जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम गोनेरिल है और उसकी ड्यूक ऑफ अल्बानी के साथ शादी हो चुकी है। दूसरी बेटी का नाम रीगन है जिसकी शादी ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से हुई है। ये दोनों बहनें इंतहाई शातिर, खुद गर्ज और मुनाफिक किरदार की मालिक हैं। लियर की तीसरी और सबसे छोटी बेटी का नाम कॉर्डिलिया है जो अभी तक कंवारी है, लेकिन कहानी के शुरू में ही उसकी भी शादी फ्रांस के बादशाह के साथ हो जाएगी। लियर की ये बेटी इस ड्रामे का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार है। ये अपने बाप के साथ बेपनाह मुखलिस और बेलौस मोहब्बत करती है। जब लियर पर बहुत बुरा वक्त आता है तो यही वो बेटी है जो अपने बाप की मदद के लिए आती है। फूल एक ऐसा किरदार है जो शेक्सपियर के अक्सर ड्रामों में मिलता है। ये मरकजी किरदार के साथ ही रहता है और अपनी उल्टी सीधी हरकतों के साथ साथ कहानी और वाकयात पर तबसरा भी करता रहता है। ऑसवर्ड लियर की बड़ी बेटी गोनेरिल का मुलाजिम है। कहानी की डेवलपमेंट्स में इसका किरदार भी काफ़ी अहम होता है। इनके अलावा इस ड्रामे में हमें अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर की सूरत में बादशाह लियर का एक और वफादार दोस्त भी मिलता है। अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर की औलाद में उसका एक जायज़ बेटा एडगर और एक नाजायज़ बेटा एडमंड शामिल है। एडगर इंतहाई शरीफुन नफ्स और अच्छा लड़का है, जबकि एडमंड एक मक्कार और साजिशी किरदार है जो दोनों बाप और बेटे में नफरत पैदा करने का बायस बनता है। तो ये था अहम किरदारों का मुख्तसर तारुफ। अब हम इसकी कहानी पर आते हैं। जब ये ड्रामा शुरू होता है तो पहले मंजर में हम देखते हैं कि अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर और अर्ल ऑफ कैंट गुफ्तगू में मसरूफ हैं। अर्ल असल में एक बरतानवी हुकूमती ओहदे का नाम था। इससे मुराद आप किसी इलाके का नवाब या गवर्नर ले सकते हैं जो बादशाह के मातहत होते थे और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों का कंट्रोल संभालते थे। अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर और अर्ल ऑफ कैंट भी अपने अपने इलाकों के गवर्नर हैं जो इस वक्त बादशाह के दरबार में बतौर दरबारी मौजूद हैं। अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर बता रहा है कि बादशाह लियर ने अपनी सल्तनत को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ वो अर्ल ऑफ कैंट को अपने एक नाजायज़ बेटे एडमंड का तारुफ भी करवाता है। कहानी का एक दूसरा प्लॉट इन्हीं किरदारों से मुतल्लक है जिसमें अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, उसका बेटा एडगर और उसका एक नाजायज़ बेटा एडमंड शामिल हैं। आगे चलकर हम इस प्लॉट पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम इस ड्रामे के मेन प्लॉट को ही लेकर चलते हैं। बरतानिया का बादशाह जिसका नाम लियर है, उसने अपनी बढ़ती हुई उम्र की वजह से हुकूमती जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने का फैसला कर लिया है। वो समझता है कि अब वक्त आ चुका है कि वो अपनी सल्तनत को अपनी 3 बेटियों में तकसीम कर दे, लेकिन ऐसा करने से पहले वो अपनी बेटियों को एक छोटे से टेस्ट से गुजारना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी बेटियां उसके सामने उसकी तारीफ करें और उसे बताएं कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। ये एक अजीब तरह का इम्तिहान है, लेकिन बादशाह लियर अपनी बेटियों के मुंह से खुशामद और चापलूसी सुनना चाहता है। वो चूंकि एक बहुत ही खुद पसंद शख्सियत का मालिक है, इसलिए शायद वो ऐसा करके अपनी अना की तस्कीन चाहता है। उसकी जो बेटी ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसकी तारीफ बयान करेगी और अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, उसको सल्तनत के 3 हिस्सों में से सबसे बेहतरीन हिस्सा दिया जाएगा। तो एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है जिसमें बादशाह लियर अपनी सल्तनत को तकसीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करता है। इस तकरीब में सब लोग मौजूद होते हैं। उसकी 2 बड़ी बेटियां गोनेरिल और रीगन, जिनकी बिल तरतीब ड्यूक ऑफ अल्बानी और ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल से शादियां हो चुकी हैं, इंतहाई अय्यार और मुनाफिक किरदार की मालिक हैं।
ان کی نظر اپنے باپ کی سلطنت پر ہے، جبکہ کارڈیلیا جو بے پناہ مخلص اور ایماندار ہے اور حقیقت میں اپنے باپ سے بے لوث محبت کرتی ہے، اسے خوشامد کرنا نہیں آتا۔ گونریل اور ریگن جب اپنے باپ سے محبت کا اظہار کرتی ہیں تو کافی زیادہ خوشامد اور مبالغہ آرائی سے کام لیتی ہیں۔ لیئر کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی یہ تعریف بالکل جھوٹی ہے، اس کے پیچھے اصل میں ان دونوں بہنوں کی عیاری اور منافقت موجود ہے۔ الٹا ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بادشاہ لیئر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جب کارڈیلیا کی باری آتی ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کرنا چاہیے، نہ اس سے زیادہ اور نہ ہی کم۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ لیئر اس کے منہ سے بھی اپنی تعریف اور خوشامد سننا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن کارڈیلیا ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے جب میری شادی ہو جائے گی تو میری آدھی محبت پر تو میرے شوہر کا حق ہوگا، پھر آپ کے لیے میری محبت ویسی نہیں رہے گی جیسی کہ اب ہے۔ کارڈیلیا کے اتنے سٹریٹ فارورڈ جواب پر بادشاہ لیئر سخت غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو اپنی سلطنت اور جائیداد سے بے دخل کر دیتا ہے، اور اپنی سلطنت کو 3 کی بجائے 2 حصوں میں تقسیم کر کے گونریل اور ریگن میں بانٹ دیتا ہے، اور کارڈیلیا سے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے دور ہو جائے۔ ارل آف کینٹ جو ایک اچھا کردار ہے اور بادشاہ لیئر کا مخلص اور وفادار ساتھی بھی ہے، وہ اس معاملے میں کارڈیلیا کی حمایت کرتا ہے اور لیئر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ غلط کر رہا ہے۔ تو طیش میں آ کر لیئر اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اسے بھی جلا وطن کر دیتا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کے بالکل آغاز میں ہی 2 انتہائی مخلص کردار بادشاہ لیئر کی کم فہمی اور عتاب کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 اور کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں ایک ڈیوک آف برگنڈی ہے اور دوسرا فرانس کا بادشاہ ہے۔ یہ دونوں کارڈیلیا سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے بادشاہ لیئر کے پاس آئے ہیں۔ وہ جب یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں کہ لیئر نے کارڈیلیا کو سلطنت سے بے دخل کر دیا ہے تو ڈیوک آف برگنڈی تو فوراً شادی کی پروپوزل واپس لے لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ فرانس کا بادشاہ جو کارڈیلیا کی خوبصورتی اور ایمانداری سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، وہ اس سب کے باوجود کارڈیلیا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تاہم وہ اس بات پر بہت زیادہ حیران ضرور ہوتا ہے کہ بادشاہ لیئر جو کارڈیلیا کو اپنی سب سے عزیز بیٹی سمجھتا تھا اور اسے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، کس طرح اتنا سنگ دل اور ظالم ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی اسی بیٹی کو سلطنت سے بے دخل کر دیا ہے۔ پھر وہ کارڈیلیا کو اپنی ملکہ بنا کر اپنے ساتھ فرانس لے جاتا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے کارڈیلیا اپنی دونوں بہنوں گونریل اور ریگن کو الوداع کہتی ہے اور انہیں اپنے باپ کا خیال رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ وہ انہیں یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہاری اصلیت کا علم ہے، لیکن چونکہ تم میری بہنیں ہو اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ وقت بتائے گا کہ جس کو تم محبت کہہ رہی ہو وہ اصل میں عیاری اور منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ انہیں دعا دینے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد لیئر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بقیہ زندگی اپنی بیٹیوں گونریل اور ریگن کے پاس گزارے گا۔ 1 مہینہ وہ ایک بیٹی کے پاس رہے گا اور دوسرا مہینہ دوسری بیٹی کے پاس گزارے گا۔ اس نے چونکہ اپنی زندگی ایک بادشاہ کے طور پر گزاری ہے، اب وہ ایک دم خود کو تنہا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ اپنی سیکیورٹی اور خدمت گزاری کے لیے 100 گھڑ سواروں کا ایک دستہ علیحدہ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، جن کے اخراجات اس کی دونوں بیٹیوں کے ذمہ ہوں گے، اور اس کے علاوہ باقی سب کچھ اپنی بیٹیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تقسیم سلطنت کی اس تقریب کے اختتام پر جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو گونریل اور ریگن اکیلی ہوتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ان کی اپنے باپ سے محبت تو محض دکھاوا ہے، اصل میں ان کی نظر اپنے باپ کی سلطنت پر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ لیئر ایک بوڑھا اور بے وقوف شخص ہے جو ان کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ جس انداز میں یہ دونوں خوش آمدی اور منافق بہنیں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ بادشاہ لیئر ایک بہت بڑی غلطی کر چکا ہے جس کا خمیازہ اسے جلد ہی بھگتنا پڑے گا۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس ڈرامے کے دوسرے پلاٹ کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ارل آف گلوسیسٹر کے 2 بیٹے ہیں، ایڈگر اور ایڈمنڈ۔ ایڈگر اس کا جائز بیٹا ہے جبکہ ایڈمنڈ اس کی ناجائز اولاد ہے۔ ایڈمنڈ کو یہ چیز بہت پریشان کرتی رہتی ہے۔ وہ ایڈگر سے شدید جیلسی محسوس کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قانونی طور پر ایڈگر ہی گلوسیسٹر کی جائیداد کا وارث ہے۔ گلوسیسٹر کا ناجائز بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی جائیداد اسے نہیں ملے گی، اس لیے وہ گلوسیسٹر کے دل میں ایڈگر کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایڈگر کی ہینڈ رائٹنگ میں ایک جعلی خط تیار کیا ہوا ہے جس میں گلوسیسٹر کے خلاف ایک منصوبے کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر ان کے باپ اس بوڑھے گلوسیسٹر سے کسی طرح نجات حاصل کر لی جائے تو اس کی سلطنت ہم دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم ہو سکتی ہے۔
एडमंड ग्लोसेस्टर के सामने इस खत को छुपाने की एक्टिंग करता है, लेकिन ग्लोसेस्टर देख लेता है। जब वो इस खत को एडमंड से लेकर पढ़ता है तो उसे एडगर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ये समझने लगता है कि उसका बेटा एडगर उसके खिलाफ साजिश तैयार कर रहा है। इस तरह एडमंड बड़ी चालाकी से दोनों बाप और बेटे के दरमियान नफरत का बीज बोने में कामयाब हो जाता है। अब हम वापस मेन प्लॉट पर आते हैं। सल्तनत की तकसीम के बाद चंद दिन गुजर चुके हैं। गोनेरिल अपने हस्बैंड ड्यूक ऑफ अल्बानी के साथ अपने महल में मौजूद होती है। उनका मुलाजिम ऑसवर्ल्ड भी वहां मौजूद होता है। उनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि गोनेरिल अपने बाप के 100 घुड़सवारों का दस्ता अपने साथ रखने पर खुश नहीं है। वो ये इल्जाम लगाती है कि लियर के इन मुहाफिजों ने उसके मुलाजमों के साथ बदतमीजी की है और पूरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। दरअसल अब चूंकि वो आधी सल्तनत की मालिक बन चुकी है, इसलिए उसका रवैया अपने बाप के साथ बहुत बदल चुका है। अब वो अपने बाप से छुटकारा हासिल करने के लिए किसी बहाने की तलाश में है, इसलिए वो इन घुड़सवारों का इशू बनाती है। वो कहती है कि आज जब उसका बाप शिकार से वापस आएगा तो वो उसे नजरअंदाज करेगी, उसकी इंसल्ट करेगी। वो अपने मुलाजमों से कह देती है कि लियर के साथ एक आम इंसान जैसा ही सलूक करें, उसको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं है, उसके हर हुक्म को मानना भी जरूरी नहीं है। जब लियर के साथ इस घर में इस तरह का सलूक होगा तो वो अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास चला जाएगा। और गोनेरिल जानती है कि रीगन भी उसकी हम ख्याल है। वो उसे एक खत लिखेगी और उसमें नसीहत करेगी कि वो भी लियर के साथ वैसा ही सलूक करे जैसा उसने किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियर का वफादार दोस्त केंट, जिसे उसने जलावतन कर दिया था, वो भेस बदल कर लियर के पास आता है और अपने आप को उसकी खिदमत में एक मुलाजम के तौर पर पेश करता है। उसने चूंकि भेस बदला हुआ होता है और वो अपना नाम केयस बताता है, इसलिए लियर उसे पहचान नहीं पाता। वो उसे अपने मुलाजम के तौर पर रख लेता है। असल में केंट लियर का इंतहाई वफादार दोस्त है और उससे बहुत मोहब्बत करता है। वो उसकी बेटियों गोनेरिल और रीगन की नेचर को भी समझ चुका है। उसे अंदाजा है कि आने वाले दिनों में लियर के साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो अपने साबका बादशाह और दोस्त को बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहता। उसे पता है कि बादशाह चूंकि गुस्से में है, वो उसे कबूल नहीं करेगा, इसलिए वो भेस बदल कर आया है और उसने अपनी शनाख्त को छुपाया हुआ है। इसके बाद लियर गोनेरिल के मुलाजिम ऑसवर्ल्ड को भेजता है कि वो गोनेरिल को बुलाकर लाए, लेकिन ऑसवर्ल्ड आगे से निहायत बेरुखी और गुस्ताखी का मुजाहरा करता है। ऑसवर्ल्ड के इस रवैये पर लियर और केंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक दफा तो केंट ऑसवर्ल्ड को मारने की कोशिश भी करता है। लियर का एक मुहाफिज उसे बताता है कि ये शख्स हमारे साथ भी ऐसे ही पेश आता है। लगता है अब इस घर में आपकी पहले वाली इज्जत और कदर नहीं रही। यहाँ पर हर कोई अब आपको नजरअंदाज कर रहा है। शेक्सपियर के कुछ ड्रामों में हमें एक मखसूस किरदार मिलता है जो फूल या क्लाउन कहलाता है। ये ड्रामे के मरकजी किरदार के साथ साथ रहता है और कहानी की डेवलपमेंट्स पर उसके साथ बहस भी करता रहता है। ज्यादातर तो ये बोंगियां ही मारता है और फजूल बातें करता है, लेकिन कभी कभी कोई बहुत जबरदस्त और नुक्ते की बात भी कर जाता है। इस ड्रामे में भी लियर के साथ हम एक फूल को भी देखते हैं। वो अपने मखसूस और अहमकाना अंदाज में लियर को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने बहुत गलत फैसला कर लिया है। वो कहता है कि असल में वो नहीं बल्कि लियर एक बेवकूफ शख्स है जो अपनी बेटियों की फितरत को समझ नहीं सका। इसके बाद गोनेरिल वहां आती है और अपने बाप के मुंह पर ही उसके 100 घुड़सवारों के बारे में एतराज करना शुरू कर देती है। वो इल्जाम लगाती है कि लियर के मुलाजमों और इन मुहाफिजों ने पूरे घर में उधम मचा रखा है, हर तरफ अफरा तफरी पैदा की हुई है। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर लियर बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसे यकीन नहीं आता कि ये उसकी वही बेटी बोल रही है जिसने चंद दिन पहले सबके सामने उसके लिए बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया था। उसे बहुत सदमा पहुंचता है। उसे अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि उसका दिमाग माउफ हो जाएगा। वो बेपनाह गुस्से के आलम में अपनी बेटी को लानत मलामत करना शुरू कर देता है। इसी दौरान गोनेरिल का शौहर अल्बानी भी वहां आता है और मामले को ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन लियर का गुस्सा कम नहीं होता। वो अपनी बेटी को बद्दुआएं देना शुरू कर देता है कि खुदा करे वो बांझ हो जाए और उसकी कोख से कभी कोई औलाद जन्म ना ले। और यहीं पर वो शेक्सपियर के मशहूर तरीन जुमलों में से एक जुमला बोलता है। वो कहता है कि एक एहसान फरामोश बच्चा सांप के दांतों से ज्यादा जहरीला होता है। इसके बाद लियर ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास जाएगा और उसे जाकर सब कुछ बताएगा। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जब वो रीगन को गोनेरिल की तरफ से उसके साथ की गई बदसलूकी के बारे में बताएगा तो वो गोनेरिल का चेहरा नोच डालेगी और उससे नाराज होगी। लेकिन वो बेचारा ये नहीं समझ पाता कि उसकी दूसरी बेटी रीगन भी गोनेरिल ही की तरह एहसान फरामोश और खुद गर्ज है।
یہ دونوں نہ تو پہلے اس کے ساتھ مخلص تھیں اور نہ ہی اب ہیں جب اس نے اپنی ساری سلطنت ان دونوں کے نام کر دی ہے اور تیسری بیٹی کارڈیلیا کو بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ اپنی ان بیٹیوں کے بارے میں اس کی غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ گونریل کو لعنت ملامت کرتے ہوئے جب لیئر وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد گونریل اپنے ملازم اوسولڈ سے کہتی ہے کہ وہ اس کی طرف سے ایک خط لے کر جلد از جلد ریگن کے پاس جائے اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے۔ تو اوسولڈ کہتا ہے کہ اس نے وہ خط پہلے بھی لکھ دیا ہوا ہے جو لیئر کے ریگن تک پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائے گا۔ یاد رہے کہ گونریل کا شوہر البانی یہ سب کچھ دیکھ کر کچھ اچھا محسوس نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تاہم وہ عملی طور پر یہاں کچھ نہیں کرتا اور نہ ہی لیئر کو اس طرح ناراض ہو کر جانے سے روکتا ہے۔ لیکن ہمیں اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ آگے چل کر یہ شخص لیئر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں میں کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ ضرور کھڑا ہوگا اور اپنی بیوی کی اس احسان فراموشی اور سنگ دلی کے خلاف آواز بلند کرے گا۔ یہاں پر پہلا ایکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے ایکٹ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بڑی بیٹی گونریل کے گھر سے بے عزت اور خوار ہو کر نکلنے کے بعد لیئر بھی ایک خط دے کر اپنے ملازم کینٹ کو گلوسیسٹر کے پاس بھیجتا ہے تاکہ اسے اپنی آمد سے قبل آگاہ کیا جا سکے۔ اب ایک دفعہ دوبارہ اس کہانی کے سب پلاٹ پر آتے ہیں۔ ایڈمنڈ اپنے گھر پر یعنی گلوسیسٹر کے محل میں موجود ہوتا ہے۔ اس کی خود کلامی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ گلوسیسٹر نے ایڈگر کی خفیہ نگرانی شروع کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ایڈمنڈ نے گلوسیسٹر کے دل میں اس کے جائز بیٹے ایڈگر کے خلاف یہ کہہ کر نفرت پیدا کی تھی کہ ایڈگر اسے قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ایڈگر ایک انتہائی شریف النفس اور معصوم کردار ہے، وہ اپنے باپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ایڈمنڈ اپنی چالیں چل رہا ہے اور دونوں باپ اور بیٹے کو ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے۔ گلوسیسٹر کی جائیداد پر نظر ایڈگر کی نہیں بلکہ ایڈمنڈ کی اپنی ہے۔ وہ اس کی جائیداد کا اکیلا وارث بننا چاہتا ہے۔ اس کا ایک ساتھی اسے بتاتا ہے کہ البانی اور کارن وال کے درمیان دشمنی کی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور جب ایڈگر وہاں آتا ہے تو ایڈمنڈ اسے کہتا ہے کہ البانی اور کارن وال کے درمیان دشمنی کی وجہ تم ہو، تم نے انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا ہے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ گلوسیسٹر بھی آ رہا ہے، تمہیں اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے، وہ تمہارے خلاف بہت غصے میں ہے۔ اب ایڈگر اتنا معصوم ہے کہ اس کے اس الزام کو سمجھے اور آگے سے کوئی سوال کیے بغیر فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایڈمنڈ جلدی سے اپنے بازو پر ایک زخم لگا لیتا ہے اور گلوسیسٹر کے آنے کے بعد وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ زخم میری ایڈگر کے ساتھ ہونے والی لڑائی میں لگا ہے کیونکہ وہ مجھے آپ کا قتل کرنے پر اکسا رہا تھا جبکہ میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے مجھ پر حملہ کر کے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ یہ سن کر گلوسیسٹر بہت زیادہ اشتعال میں آ جاتا ہے۔ اب ایڈگر کی خیر نہیں ہے، گلوسیسٹر اسے سزا ضرور دے گا۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ ایڈگر کو اور جو کوئی بھی اس سازش میں اس کا شریک ہے سب کو مار ڈالے گا۔ تو اس طرح گلوسیسٹر بھی اپنے ناجائز بیٹے ایڈمنڈ کی چالوں میں آ کر اپنے جائز بیٹے ایڈگر کو جائیداد سے بے دخل کر کے ایڈمنڈ کو اپنا وارث بنا لیتا ہے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہانی میں ایک پیرالیلزم بن رہا ہے۔ اپنی اولاد کو سمجھنے میں جس قسم کی غلطی لیئر نے کی ہے بالکل ویسی ہی غلطی گلوسیسٹر بھی کر چکا ہے۔ یہ دونوں شخص اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کر سکے۔ آگے چل کر یہ کہانی ان کی انہی غلطیوں کی وجہ سے ان کی ٹریجڈی پر ختم ہوگی۔ ایک خود پسند اور مغرور انسان جب خوشامد اور چاپلوسی کی طلب میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے خیر خواہ اور دشمنوں کو پہچان نہیں پاتا۔ یہ بادشاہ لیئر کے کردار کا ٹریجک فلا یا حماشیہ ہے۔ لیئر کی دوسری بیٹی ریگن کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ اس کے پاس رہنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کارن وال کے ساتھ گلوسیسٹر کے محل میں چلی آتی ہے۔ وہاں ایڈمنڈ انہیں ایڈگر کی سازش کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی گلوسیسٹر کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ پھر ریگن گلوسیسٹر کو لیئر کی آمد کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ اس کے سامنے اپنے باپ کے گلے شکوے شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کی حمایت حاصل کر سکے۔ گلوسیسٹر اسے کہتا ہے کہ اسے اس معاملے کا زیادہ علم نہیں ہے، تاہم ایڈمنڈ ریگن سے کہتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ ضرور دے گا۔ پھر ریگن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب اس کا باپ لیئر اس کے گھر میں آئے گا تو وہ اس وقت گھر میں نہیں ہوگی اور اس سے ملاقات نہیں کرے گی، یعنی اسے نظر انداز کرنے کا تاثر دے گی۔ جب لیئر کا ملازم کینٹ اس کا خط لے کر گلوسیسٹر کے محل کے دروازے پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کا سامنا گونریل کے ملازم اوسولڈ کے ساتھ ہوتا ہے، جسے آپ کو یاد ہوگا کہ گونریل نے ہی یہاں بھیجا تھا کہ وہ ریگن سے جا کر بات کرے اور اسے سمجھائے کہ لیئر کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔
कैंट ऑसवर्ल्ड को पहचान लेता है कि यही वो शख्स है जिसने उसके बादशाह लियर के साथ बदसलूकी की थी और उसका हुक्म मानने से इनकार किया था, जिसकी वजह से उसने उसे मारा भी था। वो दोनों एक दफा फिर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ऑसवर्ल्ड मदद के लिए चिल्लाता है, बाहर शोर होता है तो अंदर से बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल कैंट के साथ काफी गुस्से से पेश आता है। कैंट उन्हें बताता है कि वो लियर का मुलाजिम है और उसका पैगाम लेकर यहाँ आया है, लेकिन इसके बावजूद कॉर्नवाल उसे कहता है कि तुम्हें ऑसवर्ल्ड के साथ यहाँ पर झगड़ा करने की सजा जरूर मिलेगी। वो उसे स्टॉक्स यानी लकड़ी के तख्तों के बने हुए एक शिकंजे में जकड़ने का हुक्म जारी करता है। ग्लोसेस्टर कॉर्नवाल से कहता है कि ये चूंकि लियर का मुलाजिम है और उसका पैगाम लेकर आया है, लिहाजा हमें इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, इससे बादशाह नाराज होंगे। लेकिन कॉर्नवाल बड़ी गुस्ताखी और बदतमीजी के साथ कैंट को सजा देने पर मुसिर होता है। इस पर ग्लोसेस्टर बहुत हैरान होता है और सोचता है कि इन लोगों का रवैया लियर के बारे में कितना बदल चुका है। जब कॉर्नवाल और रीगन वहां से चले जाते हैं तो ग्लोसेस्टर कैंट के साथ हमदर्दी से पेश आता है और उसे तसल्ली देता है। थोड़ी देर में बादशाह लियर भी यहाँ पहुंच जाता है। फूल भी उसके साथ ही होता है। वो जब कैंट को तख्तों के साथ बंधा हुआ देखता है तो उससे पूछता है कि ये सब किसने किया है। कैंट उसे सारा माजरा सुनाता है कि उसकी ये हालत उसकी बेटी और दामाद ने की है। लियर को पहले तो यकीन ही नहीं आता कि उसकी बेटी या दामाद उसके भेजे हुए मैसेंजर के साथ ऐसा सलूक भी कर सकते हैं, लेकिन जब कैंट उन्हें यकीन दिलाता है कि यही सच है तो लियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये तो किसी को कत्ल कर देने से भी ज्यादा बुरी चीज है। उसका दिल टूट जाता है। अपनी दूसरी बेटी के घर में भी दाखिले से कबल ही उसके साथ जब इस तरह का सलूक होता है तो फूल उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी बेटियों के बारे में गलत अंदाजा लगाया था। ये दोनों तो बहुत ज्यादा एहसान फरामोश निकली हैं। फिर लियर की ग्लोसेस्टर से मुलाकात होती है, जिसे वो कहता है कि उसकी बेटी को बुलाकर लाए। तो ग्लोसेस्टर बहुत ज्यादा दुखी दिल के साथ लियर को बताता है कि उसकी बेटी रीगन और दामाद कॉर्नवाल ने इस वक्त उससे मिलने से इनकार कर दिया है। ताहम कुछ इंतजार करवाने के बाद जब रीगन और कॉर्नवाल वहां आते हैं तो अपनी बेटी को देखते ही लियर बच्चों की तरह खुश होते हुए आगे बढ़ता है और उसे अपनी बड़ी बेटी गोनरेल की शिकायत करता है कि किस तरह उसने अपने बाप के साथ बदसलूकी की और उसे अपने घर में रुसवा किया। वो अपने दिल की तरफ इशारा करके रीगन को बताता है कि गोनरेल ने मुझे यहाँ पर तकलीफ पहुंचाई है, उसने मेरे दिल पर जख्म लगाए हैं, मुझे उससे ये तवक्को नहीं थी। ऐ मेरी बेटी रीगन, तुम्हारी बहन कितनी घटिया और बेरहम है, तुम सोच भी नहीं सकती। लियर की सारी बात सुनने के बाद बजाय इसके कि रीगन इस मामले में अपने बूढ़े बाप के साथ हमदर्दी से पेश आती, वो उल्टा उसे समझाने लगती है कि उसे गोनरेल के पास वापस चले जाना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो चूंकि अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए दूसरों की तरफ से ऐसे रवैयों को नज़रअंदाज करना उसे सीखना होगा, थोड़ा समझौता करके रहना होगा। अपनी बेटी के मुंह से ये सुनकर लियर हक्का बक्का रह जाता है, उसका दिमाग माउफ होने लगता है। इसी दौरान गोनरेल और उसका मुलाजिम ऑसवर्ल्ड भी वहां दाखिल होते हैं। रीगन लियर से कहती है कि वो गोनरेल के साथ वापस चला जाए, लेकिन लियर इनकार कर देता है और कहता है कि इसने ना सिर्फ मेरे 50 घुड़सवार मुहाफिज कम कर दिए हैं, बल्कि अपनी जुबान के साथ भी मुझे जख्म लगाए हैं और मेरे साथ बदसलूकी की है। मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। इस पर रीगन लियर से कहती है कि अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ 25 घुड़सवार रखने की इजाजत दे सकती हूँ। ये सुनकर लियर को यकीन हो जाता है कि उसकी ये दोनों बेटियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं और उसके साथ किए गए वादे को तोड़ रही हैं। घुड़सवारों की तादाद पर होने वाली ये बहस इस बात पर ख़त्म होती है कि गोनरेल कहती है कि लियर को अब किसी भी किस्म के मुलाजिम या मुहाफिजों को अलहदा से रखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे ही मुलाजमों से काम ले सकता है। इस पर लियर उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उसके साथ किस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और उसने भी उनकी बातों में आकर किस तरह अपनी छोटी बेटी को बेदखल करके अपना सब कुछ इन दोनों में तकसीम कर दिया था। लेकिन उसकी बातों का उन पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी बेटियों को लानत मलामत करता है, उन्हें बद्दुआएं देता है। वो रोना नहीं चाहता, लेकिन उसे लगता है कि उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है, वो पागल हो जाएगा। अब वो एक लम्हे के लिए भी अपनी इन एहसान फरामोश और खुद गर्ज बेटियों की शक्लें नहीं देखना चाहता। वो फौरन वहां से बाहर निकल आता है। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तूफान आने वाला होता है। उसके साथ कैंट और फूल भी होते हैं। उसके चले जाने के बाद रीगन और गोनरेल एक दूसरे से मुखातिब होती हैं कि जो कुछ हो रहा है इसमें सारा कसूर उनके बूढ़े बाप का ही है। ग्लोसेस्टर आकर उन्हें बताता है कि बाहर तूफान बहुत खौफनाक है, इसमें लियर को कहीं पनाह नहीं मिलेगी, वो बेचारा कहाँ जाएगा, उसको रोक लो।
لیکن ریگن پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ بڑی سرد مہری اور سنگ دلی کے ساتھ گونریل کو لے کر اندر چلی جاتی ہے. اس طرح یہ دونوں احسان فراموش اور خود غرض بہنیں اپنے بوڑھے باپ کو خطرناک آندھی اور طوفان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں. یہاں پر دوسرا ایکٹ ختم ہوتا ہے. ایکٹ 3, 4 اور 5 کے لیے آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھ سکتے ہیں. اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے.